Good morning, sir. Good morning. Sit down. Thank you, sir. आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में, जिसको साउंड कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? साउंड। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउंड। जैसे जनरली हम लोग कहीं भी बातचीत होती है, कहीं भी चाहे लाउड स्पीकर बजता है, चाहे ढोलक बजती है, हारमोनियम बजता है, कुछ भी बजता है ना, Yes, sir. ध्वनि सुनाई देती है कि नहीं? Yes, sir. हम बातचीत भी कर रहे हैं आपस में, तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो हम ध्वनि के माध्यम से ना, Yes, sir. चाहे कुत्ता भौंक रहा है, चाहे चिड़िया चहचहा रहे हैं, चाहे बादल गरज रहा है ना, Yes, इस तरीके से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। ध्वनि उत्पन्न कैसे होती हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। जब किसी भी वस्तु में कंपन होगा तब ध्वनि उत्पन्न होगी, बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। जैसे एक रबड़ है ना, यहाँ पे Yes, sir. एक रबड़ है। अब इस रबड़ को इस तरीके से खींच दिया गया, ठीक है। मान लीजिए इधर आ जाओ तुम, इधर इसको पकड़ो, ये पकड़ लिया गया। अब इसमें अभी ध्वनि हो रही है? नहीं। ये अब देखो ध्वनि हो रही है ना? Yes, sir. जब ये कंपन कर रहा है, तो जब कोई भी वस्तु कंपन करेगी तो उसमें क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि। क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि। जब कोई वस्तु कंपन करेगी तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। जितना कंपन करेगी उतनी ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होगी। अब जैसे कुछ चीजों, अब रखो, कोई चीज होती है जिसको हम पता कर लेते हैं कि वो कंपन कर रही है, तो तब ध्वनि उत्पन्न होती है। कुछ चीजों को हम देख करके पता कर लेते हैं कि कंपन हो रहा है। कुछ चीजों को हम छू करके भी पता कर लेते हैं। जैसे घंटा बजता है स्कूल में, तो अब वहाँ तो कंपन नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम घंटे को बजा करके उस पर हाथ जा करके ऐसे रखें तो थोड़ा सा झंझनाएगा कुछ देर तक, है ना, कंपन करता है ना। तो इस तरीके से ध्वनि ध्वनि किसे कहते हैं? जब कंपन उत्पन्न होगा, जब कंपन सर जो उधर नहीं दिखाई दे रहा। उत्पन्न, इधर नहीं हो रहा है? नहीं सर, तो नीचे है सर। अच्छा, जब यानी कंपन उत्पन्न करने में कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है बेटा। अब कह रहे हैं कि कुछ चीजें होती हैं जिससे ध्वनियाँ जो है उत्पन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए ढोलक हो गया, तबला हो गया, हो कि नहीं, और नगाड़ा हो गया, है ना, और एक मृदंग होता है ना। जैसे कुछ चीजों में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? आघात मार करके। जैसे ढोलक, तबला, मृदंग, सितार, नगाड़ा नहीं, नगाड़ा भी देख लेंगे। इसमें कैसे आघात मारते, आघात मारना मतलब उसको पीटे के तभी ध्वनि उत्पन्न होगी। Yes, sir. आघात मार करके ध्वनि उत्पन्न होगी, आघात करके ध्वनि उत्पन्न होगी, आघात करके ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है। अब कुछ चीजों में बेटा जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे गिटार, सितार, है कि नहीं, वायलिन, गिटार, सितार, वायलिन में कैसे होता है बेटा? उसको तार को खींचा जाता है, उसको तार को रगड़ते हैं, तार को रगड़ने से होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए बांसुरी और सहनाई और एक बीन होती है, जो देखिए वो सपेरे जब साउंड बजाते हैं ना, बजाते हैं। मैं सपेरा तू नागन, मैं बजाऊं तू नाच, ऐसे नहीं गाते हैं, है ना। सहनाई और एक होती बीन, है। मैं नागन तो सपेरा, एक नगीना पिक्चर आई थी ना, उसमें कौन आता खलनायक, जो अमरीश पुरी, वो सांप बजाता है और श्रीदेवी जो हीरोइन आती है वो कभी नागन बन जाती है। पुरानी पिक्चर थी कि नहीं, बहुत ज्यादा है ना। तो बीन उसको बोलते हैं। तो बांसुरी, ये सब इसको फूंक मार करके, कैसे मार करके? फूंक मार करके ये इस तरीके से ये
इसके द्वारा जो है ध्वनि की उत्पन्न, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सितार में कैसे ध्वनि उत्पन्न, तार को रगड़ने से होगी। अब शहनाई में फूंक मार करके, तो इसको तुम लोग बता सकते हो। यस सर। बहुत अच्छा। अब कह रहा है कि ध्वनि से संबंधित कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे एक होता है कंपन। क्या होता है? कंपन, या इसको दोलन भी बोलते हैं। दोलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोलन। अब कह रहा है कोई भी, अब हम यहाँ समझे थे कि जब कोई भी वस्तु कंपन करती है, जैसे रबड़ में दिखाए थे ना, यस तो कंपन जैसे कोई वस्तु कर, मान लीजिए ये रबड़ है, यहाँ एक रबड़ है ऐसे करके, ये रबड़ है यहाँ से यहाँ तक खींचा गया, ठीक है। जब इसको हिलाएंगे तो ये रबड़ इस तरीके से ऐसे 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 कंपन करेगा ना, ऐसे यस ये कंपन करेगा। तो कह रहा है कि जब कोई वस्तु की बीच से जितनी अधिक दूरी होगी, है ना, जितना वो कंपन का मतलब कि उसके जो जितना अधिक गति करेगा, नहीं, दोलन या कंपन मतलब कि कोई वस्तु की इधर से उधर गति करता है। हाँ, इधर से उधर, इधर से गति करती उधर गति करती है। करने को कंपन या दोलन। कंपन या दोलन कहते हैं। इसको समझ लेना बेटा। ये आगे चल करके छोटी छोटी बातें जो है जब समझ में आएंगी तो बड़ी बड़ी चीजें भी समझ में आती रहेंगी। जैसे तुम अभी मान लीजिए ये छोटी सी गाड़ी चलाए हो, तो बाद में उसी के आधार पर बड़ी गाड़ी भी चला सकते हो ना। यस सर। हीरो होंडा चलाए हो, तो अगर तुम्हारे घर बुलेट आ गई तो चला लोगे कि नहीं? यस सर। उसी तरीके से चलाना सीख लोगे, Yes. नहीं? जो लोग पहले साइकिल चलाना सीखते हैं, फिर हीरो होंडा, फिर उसका बुलेट भी चला लेंगे, फिर जो भी ऐसे ऐसे। तो इस तरीके छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, इसको समझे रहोगे तो आगे जो है, जब आगे क्लास में जाओगे, इंटर करोगे, बीएससी एमएससी करोगे या डॉक्टर इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ोगे, तो वो समझ में आएगा। अगला बेटा है, ये कुछ चीज होता है कि आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल किसे कहेंगे? अब कह रहा है कि जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से, अब एक तो दोलन ये भी हो सकता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम देखते हो, घड़ी में इस तरीके के पेंडुलम होता है ना, जब इसको हम या कोई धागा किसी पत्थर में बांध करके हम इसको लटका देते हैं। मान लीजिए यहाँ बांध दिया इसको और इसको लटका दिया, जब इसको हिलाएंगे तो एक बार ऐसे जाएगा, फिर एक बार ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ऐसे ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा ना। इस तरीके से जो अधिक से यहाँ से यहाँ तक दोनों करेंगे उसको कंपन कहेंगे। अब करा कि यहाँ से मान लीजिए ए है और ये क्या है? बी है। तो ए से बी तक जाने में जितना समय लगेगा, यानी एक कंपन करने में जितना जो है यानी समय लगेगा, एक दोलन करने में, एक दोलन करने में जितना समय लगेगा उसे आवर्तकाल कहते हैं। उसे आवर्तकाल कहते हैं। अब एक चीज और बेटा है, आवृत्ति किसे कहेंगे? आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं ना, फ्रीक्वेंसी। अब कह रहा है कि जैसे कि एक सेकेंड में कितना कंपन कर रहा है कोई चीज, जैसे मच्छर भिनभिनाते हैं ना, देखो कि कितना खराब लगता है। इसका मतलब कि वो एक सेकंड में कई बार भन 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 करते रहते हैं। अब कुत्ता भूख रहा है तो एक बार भौं करेगा, उसका मतलब उसका कंपन बहुत कम होगा कि नहीं? एकदम भौं कर देगा, इसका मतलब कंपन कम हो रहा है। लेकिन मच्छर जो घन 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 ऐसे, उनकी आवाज खराब लगती है कि नहीं? yes. तो आवृत्ति का मतलब कि एक सेकंड में कितना कंपन करेगा उसको आवृत्ति कहते हैं, यानी प्रति सेकंड। एक सेकंड में किया गया कंपन को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज है। हर्ट्ज है, यानी एक हर्ट्ज बराबर एक कंपन होता है, ठीक है? एक सेकंड में। अब सोच लो कि, अब समझ लो कि एक सेकंड में कोई जितना कंपन, एक चीज होता है आयाम, ये भी समझ लेंगे। आयाम बहुत जरूरी है, आयाम। अब कह रहा है कि अधिकतम विस्थापन जितना जाएगा, कोई भी चीज होगी, जितना, जैसे कोई वस्तु कंपन कर रही है तो कितना कंपन कर रही है,
जैसे स्प्रिंग को हम फैला करके छोड़ेंगे तो स्प्रिंग दूर तक ऊपर नीचे जाएगी ना। Yes. तो जितना ऊपर जाएगी उसका जितना नीचे जाएगी मतलब अधिकतम विस्थापन कितना हो रहा है। जैसे ये कोई वस्तु है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए इसको 0 हम मान लेते हैं, तो 0 से B तक की दूरी को हम आयाम कहेंगे, यानी कंपन करने वाली वस्तु का अधिकतम विस्थापन। कंपन करने वाली वस्तु का अधिकतम विस्थापन, विस्थापन आयाम करते हैं। बेटा आगे चलोगे तो पढ़ोगे कि जैसे देखोगे कि जब फोर्स वाले होते हैं तो कदम ताल मिला के चलते हैं, एक साथ चलते हैं ना फोर्स वाले। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन जब सलामी देते हैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को, देखोगे एकदम 1 2 1 2 इस तरीके से चलते हैं ना, तो उनका पैर की जो कदम ताल होता है एकदम एक साथ चलता है। तो जब किसी पुल से क्रॉस करते हैं तो कदम ताल मिला के नहीं चलाया जाता, इसलिए कि उनके कदम की ताल की जो आयाम होगा और पुल जो बना होगा उसका आयाम अगर एक हो जाएगा तो पुल टूट जाएगा। इसलिए कभी कभी पहले के लोग क्या होते थे, इतने अच्छे अच्छे जो गायक होते थे, जब वो गाना गाते थे, अकबर वगैरह के जो नवरत्नों में जो गायक वगैरह होते थे, जब वो लोग गाना गाते थे तो उनका बताते थे लोग कि बर्तन जो है अपने आप खनखनाने लगते थे। उनका आयाम, उनके ध्वनि का आयाम और बर्तन का आयाम दोनों जब मिलेगा तो दोनों टकराने लगेंगे आपस में। ऐसे लोग नहीं कहते, आगे चलोगे तो पढ़ोगे कि कुछ लोग जब गाते थे तो जितने उनके घर के बर्तन होते थे वो भी अपने आप खनखन हिलने लगते थे। तो क्यों? क्योंकि उनका आयाम, हमारी आवाज़ का जो आयाम होगा, आयाम का मतलब वही हमारे आवाज़ का जो कंपन होगा उसका जो अधिकतम विस्थापन होगा, मतलब अधिकतम दूरी तक कहाँ तक हमारी आवाज़ का जो कंपन फैल रहा है और उस वस्तु का जो आवाज़ का जो आयाम होगा, अगर दोनों मिल जाएगा तो पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे से हिल जाएंगे। तो जब पुल पे वो क्रॉस करते थे फौजी लोग तो पता चलता था इसीलिए कि हमारे पैरों की जो आवाज़ होती थी, क्योंकि वो पूरा विश ऐसे लेफ्ट राइट करते हैं ना, तो जब पैर एक साथ ऐसा करेंगे फिर ऐसे करेंगे तो आवाज़ आएगी ना। जब उसका कंपन और उसके पुल के कंपन एक साथ हो जाएंगे तो पुल टूट जाता था। इसीलिए कभी भी पुल पे जब वो क्रॉस करते हैं तो एक साथ कदम ताल नहीं मिला के चलेंगे, उनका कदम ताल जो है कहेंगे भैया सामान्य जैसे लोग चलते हैं वैसे चलिए। तो इस तरीके से इसको आयाम कहते हैं। अब ये चार चीजें जो है सभी लोग समझ जाएंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे ध्वनि के प्रकार। क्या जानेंगे? ध्वनि के प्रकार। अब ध्वनि के प्रकार देख लेते हैं। जैसे देखोगे कोई ध्वनि मोटी होती है, कोई पतली होती है ना, और कोई जो है बहुत मीठी होती है। और तो क्यों, किस आधार पे होगी? अब इसी आवृत्ति के आधार पे हम ध्वनि को मीठी और पतली कह सकते हैं। तो इस तरीके से देख लेंगे। जैसे देखेंगे कि एक ध्वनि होती है प्रबल ध्वनि। कौन सी ध्वनि? प्रबल ध्वनि और मंद ध्वनि। अब ये बेटा प्रबल ध्वनि और मंद ध्वनि उसी आधार पे, आयाम के आधार पे, जिसका आयाम अधिक होगा। जैसे कुत्ता भूंक रहा है तो उसका आयाम अधिक होगा। जब चिल्ला रहा है तो उसके कंपन जो है बहुत दूर तक उसका कंपन जा रहा है, तुरंत जल्दी लौट के नहीं आ रहा है। तो जो जिसका आयाम अधिक होगा वो प्रबल होगी और जिसका आयाम कम होगा वो मंद होगी। यानी जिसका आयाम अधिक होगा, जिस ध्वनि का आयाम अधिक होगा वह प्रबल ध्वनि, और जिसका कम होगा वह मंद ध्वनि होगी। कौन सी ध्वनि? मंद ध्वनि। और दूसरे नंबर की क्या थी? प्रबल ध्वनि और मंद ध्वनि। और एक थी मोटी ध्वनि और पतली ध्वनि। मोटी ध्वनि और पतली ध्वनि। मोटी ध्वनि और पतली ध्वनि। अब ये मोटी ध्वनि और पतली ध्वनि, इसमें देखेंगे बेटा आवृत्ति के आधार पे। आवृत्ति का मतलब कि कितना कंपन कर रहा है। अब मोटी ध्वनि जो है भारी होती है और पतली ध्वनि जो है तीखी होती है। जैसे बिल्ली है
वो बोल रही है तो उसकी ध्वनि क्या होगी? तीखी होगी, है ना। जैसे कि म्याऊ म्याऊ तीखी लगता है ना, म्याऊ म्याऊ ऐसे करेगी तो उसकी ध्वनि जो तीखी होगी। जैसे ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत पतली आवाज में बोल रही है। अब कुत्ता जो भौंकता है तो भों भों बोलता है, मोटी भारी आवाज होती है ना, तो जिसकी आवृत्ति, जिस ध्वनि की आवृत्ति, जिस ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी वह पतली, और जिसकी कम होगी वह मोटी होगी। एक इसी में बेटा आता है तारत्व। तारत्व का मतलब होता है, कभी कभी होता है तारत्व किसे कहते हैं? तारत्व का मतलब यही होता है कि आवृत्ति के आधार पे, जैसे कोई भी ध्वनि है, जब उसका कंपन यहाँ से लेकर के जब उसका कंपन बहुत अधिक होगा तो उसका तारत्व अधिक होगा। यानी बिल्ली, अगर पूछा जाएगा कि कुत्ते की आवाज और बिल्ली की आवाज में किसका कंपन अधिक होगा? सर जी कुत्ता, बिल्ली का कंपन अधिक होगा। शेर की आवाज में और मच्छर की आवाज में किसका कंपन अधिक होगा? मच्छर का कंपन अधिक होगा ना। यस सर। शेर तो एक बार चिल्ला दिया, जैसे चिल्लेला तो फलाना रे ऐसे चिल्लेला तो एक दे खाली कस के खींचला ना, तो एक दे कंपन तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन वो कंपन बार बार थोड़ा होगी। लेकिन अब मच्छर जो होगा वो दरिया भन करके ढेर कंपन होगा कि नहीं होगा? तो कंपन जिसका ज्यादा होगा उसका तारत्व अधिक होगा, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मच्छरों की भिनभिनाहट का कंपन जो है अधिक होगा, इसलिए उसका तारत्व अधिक होगा। यहाँ हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद आता है कि आवृत्ति के आधार पर ध्वनि के प्रकार। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि के प्रकार। पहला है बेटा अपश्रव्य ध्वनि। कौन सा ध्वनि? श्रव्य ध्वनि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अपश्रव्य ध्वनि बेटा ये होगा जिस वस्तु का कंपन 20 आवृत्ति यानी 20 आवृत्ति से कम होगा। यानी कोई वस्तु है जिसका कंपन 20 आवृत्ति से कम होगा तो उसको अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि को हम सुन नहीं सकते। यानी कंपन जो है, कंपन 20 आवृत्ति से कम होगा, जिसे हम सुन नहीं सकते, हैं। इसे कौन सुन सकता है? हाथी और कबूतर। हाथी और कबूतर सुन सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा है श्रव्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि? श्रव्य ध्वनि का मतलब है कि जिसका कंपन कहां से कहां तक? 20 से लेकर के 20,000 तक होगा। 20,000 तक की आवृत्ति होगी। यानी 20 कंपन से लेकर के 20,000 तक की कंपन 20 से लेकर के 20,000 तक की आवृत्ति का कंपन होगा, तो उसको हम कहेंगे श्रव्य ध्वनि। इसे हम सुन सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि हम कौन सी ध्वनि को नहीं सुन सकते? जिसका कंपन 20 से कम होगा उसको हम नहीं सुन सकते। हम किस कंपन को हम सुन सकते हैं? 20 से लेकर के 20,000 तक होगा उसको हम सुन सकते हैं। एक होता है पराश्रव्य ध्वनि। कौन सा ध्वनि? पराश्रव्य ध्वनि। ये ध्वनि बेटा बहुत ही अल्ट्रासोनिक, इसको वेव कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। ये ध्वनि जो है जब 20,000, इसका कंपन 20,000 से अधिक होता है। कंपन 20,000 से अधिक होगा। कंपन 20,000 से अधिक होगा, इसको भी हम सुन नहीं सकते। इसे भी हम सुन नहीं सकते हैं। इसको कौन सुन सकता है? चमगादड़,
कुत्ता डॉल्फिन मछली। और डॉल्फिन मछली, ये 3 लोग सुन सकते हैं इसको। अब देखोगे कभी कभी आंधी या तूफान आने की जब संभावना होती है तो कुत्ता को पता चल जाता है, हमको नहीं पता चलता है कि वो तरंगे पता चलता है, दूर से ही आ जाती है आवाज़। कभी कभी भूकंप आना होता है तो बाहर कुत्ते चिल्लाने लगते हैं, कुत्ते को उसका आभास हो जाता है। इसीलिए लोग पालतू जानवर वगैरह पालते थे, या लोग तोता वगैरह पालते थे, कबूतर वगैरह लोग पालते थे कि उनको आभास हो जाता था तो वो बोलने लगते थे, तो लोग अपने घरों से बाहर निकल जाते थे। इसका कुछ वैज्ञानिक रीजन भी था, लोग पालते थे अपनी सुरक्षा के लिए या अपने घर में मनोरंजन के लिए या अच्छा करने के लिए, लेकिन उसको कुछ अलर्ट भी होता था। अब कुछ लोग तो ये भी बताते थे पहले जैसे दैवी शक्तियाँ आती थी, दैवी शक्तियाँ का मतलब जैसे प्रेत आत्माएं जो होती थी वो भी आती थी। तो जैसे कोई घर में सुग्गा पाला है तो अभी जैसे कभी कभी फिल्म वगैरह में दिखाता है ना, जैसे कोई इस तरीके से अभी वो चीज़ तो खैर एक विज्ञान उस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन कभी कभी ऐसा माना जाता है कि जो पहले के जैसे तोता वगैरह पालते थे या गाय वगैरह पालते थे, तो फिल्मों वगैरह में तुम देखते हो जैसे हमको दिखाई नहीं देगा, जैसे यहाँ कोई आगे खड़ा हो गया, आदमी हो गया औरत हो गया, जैसे वो प्रेत आत्मा है तो हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कोई जानवर तो उसको दिखाई देगा, कुत्ते को गाय को वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से अब जो भी हो पहले की कहानियां उसके बारे में हम लोगों को नहीं बहुत डीप में जाना है, लेकिन ये है कि वही चीजें वो उनके ध्वनि के आधार पे या इस तरीके के आधार पर वो हमको सुनाई देते थे। ये 3 प्रकार की ध्वनियां होती हैं। एक होता है बेटा जो है उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? प्रतिध्वनि का मतलब जब कहीं कोई आवाज आती है और वो आवाज बार बार गूंजती है, जैसे किसी हॉल में हो गया या कहीं किसी बहुत बड़े रूम में जो है तुम चिल्ला रहे हो और वो आवाज बार बार, या अभी देखो डीजे वगैरह बजता है तो कुछ लोग बोलते हैं तो नहीं कहता कि मेले में आए हुए साथियों साथियों साथियों, ऐसे बोलते हैं ना, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि लास्ट वाली आवाज ना बार 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 ऐसे से गूंजती है, गूंजती है कि नहीं गूंजती है, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि। इसको समझते रहोगे तो आगे चल के आसानी होगी। जब कभी कोई आवाज बार बार सुनाई देती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो सीमा होती है 16.5 मीटर तक की सीमा होती है। 16.5 मीटर का मतलब कि आप समझ लो 1 मीटर में लगभग 3 फुट और 10 सेंटीमीटर होता है ना, हाँ लगभग 3.25 फुट मान लीजिए कर लेंगे, उसी हिसाब से उतने दूर तक ही वो सुनाई देगी, ज्यादा दूर तक वो सुनाई नहीं देगी। इसको प्रतिध्वनि। और यही एक होता है गूंज। एक होता है गूंज। गूंज का मतलब जैसे कहीं गए पहाड़ी पे खड़े हो गए या कहीं घाटी में चले गए, बहुत अंदर चले गए, घाटियां होती है ना, चारों तरफ से पहाड़ रहेगा, बीच में घाटी रहेगी, या बहुत टीले पे चिल्ला रहे हो हैं, तो वहां से जो जब घाटियों से आवाज बहुत देर तक सुनाई देगी, तुम एक बार चिल्ला दिए और वो बहुत देर तक, जब यही ध्वनि यानी ये तो कुछ समय तक होगी, जब कुछ समय तक ही केवल सुनाई देगी तो उसको प्रतिध्वनि कहेंगे। लेकिन जब काफी देर तक आवाज सुनाई देगी तो उसे गूंज कहते हैं। अरे अक्सर देखो शादी होती में यार, अब तो डीजे भी होता और बैंड बाजा भी होता। भैया लड़का का बियाह है तो लावा लेवे जाएगा तो नाचे खातिर बैंड बाजा चाहबे करी, वहाँ पर्सन करावे खातिर बैंड बाजा चाहबे करी। डीजे हुआ तो लड़कियन के खाली नाचे खोला ना हो, औरतिया के पर नाचेंगे बैंड बाजा पर। बाकी सारे डीजे पर तो बिराला के करना आती है।
डीजे पर तो कम नाचे नहीं। जब लावा ले जीवा पता चल कि रास्ता पतली पतला गांव का ऐसे ऐसे जाए क्या तो वहाँ तक डीजे ना जा पाए, तो वहाँ तक तो बैंड बाजा जाए ना। अब बैंड बाजा का ये बजाओ हाई वाला गाना, वो बजाइए मार वही में नचिए, सबसे ज़्यादा उसी में नाचती है कि नहीं नाचते। अच्छा कहीं कहीं जब परछन हो बोला बारात जैसे आए गेट दरवाजे, अब रथ आवत हो वहाँ से 1 किलोमीटर पहले सजा दिए ना, यस वहाँ से आगे आगे रथ आई, पीछे पीछे जाओ ना, या आगे आगे बाजा या पीछे पीछे, पता चलता बैंड बाजो भी बजा था और डीजे भी बजा था। ये बजावा था नदिया के तीरे तीरे सैया, वैसे मोर सैया चले और ऊपर चला था कि ढिचक 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 दोनों में कहा हो जाता, पता चला था कि उसी को गूंज हो जाता कि नहीं हो जाता, क्योंकि गाना समझ में वाला जे गाना जानत हो वह समझ जाए हाँ ये गाना बजा। जैसे जौन लड़का नाचे न वो लड़का मुँह को हिला हिला वैसे गनवा गाय गाय के पूरा नचिए, एकदम पूरा कमाल करते कि नहीं करते हैं, एकदम हिलाएंगे नाचेंगे करते हैं नहीं करते। मिरावटी रहती है गनवा का, गनवा को मिरावटी रहती है, गनवा को मिलावटी हो जाती है। पता चला कि तो पता चला कि डीजे की आवाज तेज होती है और बैंड बाजा की आवाज स्लो होती है, तो अब भाई नचनिया वो पैसा ले ले, उसको तो पैसा दिया जाए, पैसा तो खैर वो भी लेता, डीजे की आवाज ले तो बैंड बाजा वाला बेचारा उसमें हेरा जाला जैसे। लेकिन कहीं वो अपन कोटा पूरा करवे करे और ना बजाए तो पैसा अगर ले जाए तो कहीं बजौले रहा है तो कहेंगे नहीं, कहीं तो पैसा ना दे तो वो बेचारा अपन वही धुनले रही, अपन पीटत रही और नचनिया जाओ ना नाचते हुए घर तक जाते हैं, तो उसको भी कहते हैं गूंज कहते हैं, क्योंकि वो आवाज जो है बहुत देर तक आपस में मिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है? मिक्स। और दूसरी चीज होती है कि जो है जैसे ध्वनि का संचरण, एक होता है ध्वनि का संचरण, ध्वनि का संचरण, संचरण का मतलब कि ध्वनि एक जगह से अब पीटेंगे, अभी पूछेंगे भी अभी पीटबो करेंगे तुम लोग, दिमाग नहीं सही हो रहा, चलो तुम उधर चलो। ध्वनि का संचरण, ध्वनि का संचरण का मतलब होता है कि ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाती है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं अब तुम्हारे कान तक ध्वनि जा रही है ना, तो हमारे यहाँ कंठ है जिसको कंठ कहते हैं ना, कंठ मणि है, इसको फायरिंग्स कहते हैं ना, लैरिंग्स या फायरिंग्स कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। ये कंठ मणि है, यहाँ से जब जिसके कंठ में बोलने की रहेगी तो उसकी आवाज़, जैसे कुछ लोग अब लता मंगेशकर की आवाज़ कितनी सुरीली है, मोहम्मद रफ़ी पहले के गायक थे, इसमें कुमार सानू है, उदित नारायण वगैरह तमाम गायक वगैरह है ना, अब इसमें खेसारी लाल बहन है, दिनेश लाल निरहुआ बहन है, मनोज तिवारी बहन है, ये लोग गावत होंगे ना गावत, तो सबका आवाज़ वैसे हो जाएगी। यहाँ पे जो कंठ होता है जिसका जितना अच्छा होगा, इसीलिए वो लोग सरस्वती की पूजा करते हैं, क्योंकि सरस्वती भी बीड़ा वादनी थी ना, वो भी गाना गाती थी नहीं, बीड़ा वादनी मतलब विद्या माँ जिसको बोलते हैं, तो वो लोग सरस्वती की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से कंठ से आवाज निकलेगी और ये बाहर निकल के जाएगी, और फिर जाएगी तो तुम्हारे कान के पर्दे पे पड़ेगी, कान के पर्दे में फिर कंपन होगा। क्या होगा? कंपन। अब कंपन होगा, अब कान का पर्दे का कंपन जो एक विशेष संरचना द्वारा वो दिमाग से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? दिमाग से। तो दिमाग हमको बताता है कि बस करा नहीं की आवाज है, जैसे एक बार पवन का आवाज सुन ले ली, एक बार अंजलि का, एक बार शिवराज का, दोबारा फिर कहीं से भी फोन भी आए तो वो समझ में आ जाए ना, तो कौन बताएगा हमको? दिमाग। कौन बताएगा? दिमाग। तो इस तरीके से आवाज जो है सुनाई हमको देती है। तो कह रहा है कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है, तो ठोस द्रव तीन, ठोस में भी होगा, द्रव में होगा, गैस में भी होगा। तो तुम ये बताओ कि क्या एक होता है निर्वात होता है बेटा, निर्वात माने जानते हो? निर्वात का मतलब जहाँ हवा नहीं होगी, जहाँ हवा नहीं होगी, जहाँ हवा नहीं होगी उसको क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। तो जहाँ हवा नहीं होगी उसको निर्वात कहेंगे। यहाँ ध्वनि का संचरण नहीं होगा। अगर तुमको चंद्रमा पर भेज दिया जाए तो तुम वहां पे बोलोगे तो कोई सुनेगा नहीं, या इस कमरे से पूरी हवा निकाल दी जाए और इसमें तुम खूब चिल्लाओ तो तुम कोई सुन ही नहीं पाएगा। अब तुम कहोगे सर कि हवा निकालिए तो हम जी पाए, ये बात है। तो मान लो तुम गैस का सिलेंडर पीछे बांध लो और नाक में इसे लगा लो तो ऑक्सीजन लेते रहो। जैसे जो लोग पानी में जाते हैं, समुद्रों में अंदर जाते हैं गोताखोर, तो क्या कर रहे हैं? गैस का सिलेंडर नीचे बांध लेते हैं पीठ पे और उसके बाद देखोगे ना आँख में भी लगा लेते हैं, नहीं जाते हैं तो उसी में बहुत अंदर तक चले जाएंगे
तो वो उसी में रहते हैं, तो ऑक्सीजन लेते रहते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड अपना निकालते रहते हैं, ऑक्सीजन लेते रहते हैं। या जो लोग बहुत अंतरिक्ष वगैरह में जाते हैं, जो बहुत दूर दूर तक जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो भी गैस का सिलेंडर वगैरह ले लेते हैं। या खदान वदान में जो लोग जाते हैं तो वहाँ भी गैस का सिलेंडर बांध लेते हैं। तो इस तरीके से तो जहाँ हवा नहीं होगी वहाँ ध्वनि सुनाई नहीं देगी। अब ठोस में ध्वनि का संचरण कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हम एक डिब्बा ले लिए और डिब्बे में धागा बांध लिए, ठीक है, उसके पेंदी में और छेद करके, और एक लड़के को और डिब्बा पकड़ा दिए, दूसरा डिब्बा, और उसमें भी धागा बांध लिया और डिब्बे में मुंह लगा करके बोले, तो उसके तुम कान में लगाओ तो उसको क्या होगा, सुनाई देगा ना। इसका मतलब कि ध्वनि जो है सुनाई दे रही है। फिर उसके बाद द्रव का ध्वनि कैसे सुनाई देगा, या जनरली चीज है, जैसे मेज है, तो मेज पे बैठे, कुर्सी पे बैठे हो और अपने एक साथी से कहो भैया चलो तुम अपना कान उधर लगाओ, मैं इधर धीरे धीरे बजा रहा हूँ, तो उसको सुनाई देता है कि नहीं देता? Yes, sir. है ना, कान में सुनाई देता। इसका मतलब ठोस में भी ध्वनि का संचरण होता है। और द्रव में कैसे पता चलेंगे, जैसे मान लीजिए हम पत्थर दो ले लिए हाथ में, उसको टकरा रहे हैं और फिर उसको जो है पानी में, बाल्टी में पानी भर लिए, उसको अंदर रख करके टकराएंगे तो थोड़ा कम आवाज सुनाई देगी, बाहर तेज आवाज सुनाई देगी और अंदर जो है कम आवाज सुनाई देगी। अच्छा, गैस में ध्वनि का संचरण कैसे होता है, गैस में भी ध्वनि का संचरण होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्वनि का संचरण किसमें होगा, ठोस। ऐसे ये निशान जो बनता है देखते हो ना, जिधर खुला रहेगा उधर ज्यादा होगा और जिधर बंद रहेगा उधर कम होगा। ये निशान ऐसे बना दिया तो द्रव में गैस से ज्यादा होगा और ठोस में द्रव से ज्यादा होगा। और निर्वात में एकदम होगा ही नहीं, निर्वात में संचरण नहीं होगा, इसमें जो है संचरण नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस तरीके से और देखेंगे कि गैस का कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा गिलास ले लिए और गिलास में एक सेल फोन रख लिए, मोबाइल फोन वगैरह रख लिए और अपने साथी से कह देंगे यार तुम फोन लगाओ और मैं उस गिलास के कान लगा रहा हूँ और सुनाई तो देगा तुमको। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर कुछ देर के बाद कहोगे यार तुम फोन लगाओ और उसमें गिलास में मुंह लगा करके उसकी हवा को पूरा खींच लो एकदम। जब हवा उसमें से पूरी बाहर निकल जाएगी तो कितना भी वो फोन लगाएगा और वो तुमको आवाज सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ हवा नहीं है उसको निर्वात कहते हैं, वहाँ गैस जो है ध्वनि का संचरण नहीं होता है, ठीक है। अब एक होता है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन बेटा देखोगे कभी कभी तुम्हारे गांव में हरि कीर्तन होता है, रामायण होता है या किसी के यहाँ डीजे बजता है, तो इधर मान लीजिए तुम्हारा यहाँ तुम्हारा घर है, यहाँ तुम्हारा ये घर है, ठीक है, या मंदिर है, ये मंदिर मान लीजिए ये मंदिर है, ये मंदिर है और मंदिर में क्या बना हरि कीर्तन हो रहा है और इसके बाद यहाँ तुम्हारा घर है, क्या है, घर है, ये घर है। तो अगर यहाँ घर है और यहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये भी किसी का घर है, तो पहले आवाज यहाँ से यहाँ टकरा के जाएगी, फिर आज जाकर के टकरा करके यहाँ से यहाँ आएगी। अगर मान लीजिए बीच में ये बहुत घनी बस्ती वगैरह है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो क्या होगा कि ये ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, तुमको डायरेक्ट इधर नहीं सुनाई देगा, नहीं सुनाई देता है ना, ऐसा होता है कि नहीं गाँव है ना। जैसे कि लगेगा अरे यार वहाँ तो बजा था, पहले लगी कि अरे यार फलाने के घरे बजा था, ना फलाने घर ना बजा था, वो उनके घरे बाबू साहब के घरे बजे थे, इसे सुना नहीं होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा लगता है कि पता चल रहा है वहाँ बज रहा है। तो इस तरीके से इसी को कहते हैं ध्वनि का परावर्तन। जैसे ध्वनि का परावर्तन का मतलब